Assalamu alaikum all attendees. As we promised in the previous session that we will arrange a second part of it. So here we come up for the completion of our work. First of all, I am very thankful to Dr. Ghazanfar Chishti for their precious time for us and all of you for joining us. Thanks. And over to Dr. Ghazanfar Chishti. Assalamu alaikum everyone. Uh, can someone of you please confirm that my voice is clear? आप मुझे सुन वालेकुम सकते हैं? सलाम जी सर आपकी आवाज़ क्लियर है चलें, बहुत शुक्रिया. Thank you. पहले तो I am very thankful to Vets Crescent for providing me this opportunity to have an interaction with you guys. ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी प्रोफेशनल एक एक्टिविटी है और आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे सोसाइटीज़ में और यंग लोग और यंग वेटनेरियंस आर बीइंग वेरी प्रोफेशनल और इस तरह की एक पॉजिटिव एक्टिविटीज जो उनको फ्यूचर कैरियर के लिए प्रिपेयर कर रही हैं उसके लिए वो तैयार हो रहे हैं. वॉइस थोड़ी सी अगर क्लियर नहीं है तो सर क्लियर है वॉइस मैं फैन को थोड़ा सा कर देता हूँ. अगर कोई और भी इशू हो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन तो फील फ्री कि कम्युनिकेशन कोई एरर आ जाता है या कहीं मेरी साइड पे, तो आइडिया इज के दिस सेशन शुड बी एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. कि आप जब 1 घंटे बाद इस सेशन से उठें तो यू शुड फील इट गॉट समथिंग. सही है, आपके जो टाइम की है उसके अगेंस्ट अंडरस्टैंड गुड थिंग्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो आज का लेक्चर जो है ये पिछले 2 वीक पहले जो हमने लेक्चर दिया इवनिंग काफ न्यूट्रिशन के हवाले से उसी की कंटिन्यूशन है. ठीक है, तो पहले मेरी कोशिश होगी कि जो क्विक रिकैप दे दूं कि लास्ट टाइम क्या हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया. सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिकॉल कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं. और इवन सम वन ऑफ यू वर नॉट एबल टू अटेंड द लास्ट सेशन, सो तो उसके लिए भी एक इजी एक होगा ताकि एक क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो इस सिलसिले में फॉर दोज हु do not know me, माय नेम इज़ गजनफर अली चिश्ती. मैं बोरेवाला से बिलोंग करता हूँ और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है. इस तरह जानवर बांधे जाते हैं. ठीक है, टाई स्टाल फीडिंग होती है और लो क्वालिटी रेफ्यूजीज पे उनको रेयर किया जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं होते. पर आफ्टर सम years of veterinary education I am trying to improve this system. ये नीचे जो पिक्चर है ये मेरे अपने फार्म से है जो स्मॉल फार्म है मेरे भाई का. तो we have tried to keep animals free और यहाँ पे साइलेज बेल्स हैं. तो अभी भी इम्प्रूवमेंट और की कॉन्स्टेंट स्ट्रगल जारी है. तो एटलीस्ट कुछ एक कोशिश जारी है. तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ पिक्चर्स हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से कि मैं 2012 में ग्रेजुएट किया है डीवीएम. उसके बाद 3 साल के लिए मैं एक्सटेंशन सर्विसेज में इन्वॉल्व रहा हूँ. ठीक है, और ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं. और फिर उसके बाद 2016 से 20 तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पेन स्टेट में पीएचडी के लिए एनिमल न्यूट्रिशन में. और ये एक लास्ट जो एक फेयरवेल पिक्चर है उस हवाले से है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ लास्ट ईयर 2020 में मई में. और जो सबसे जो एक अच्छी चीज़ है जो मुझे अनेबल करती है कि ये डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ उसमें जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर जज हाइंड्रिक्स की है. He was my advisor over there and he's a top expert or almost he has been doing research in this area for over 30 years. Or special thanks to him for sharing these slides with me and then I'm able to share with you and allowing me to share with you. तो ये तो बहुत सारा जो मटेरियल जो मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ ये डॉक्टर हाइंड्रिक्स की तरफ से है. कुछ मैंने एडिशन डिलीशंस की हैं, एडिटिंग की है, बट बिग चंक कम्स फ्रॉम हिम. So he should be acknowledged right in the beginning, and I hope for greater good this all scientific material will will join us and will join the scientific community across the globe.
ये चंद पब्लिकेशंस हैं जो काफ के हवाले से हैं, जो पिछले कोई 1-2 साल में ड्यूरिंग माई पीएचडी वर्क जो जर्नल ऑफ वेरी साइंस में हुई। तो ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इस ड्यूरिंग सारी पब्लिकेशंस के दौरान रिसर्च कंडक्ट करने से लेके राइट अप से लेके और वैल्यूएशन के दौरान काफ़ी कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला इस काफ एरिया में। तो वो जो सारा जो एक्सपीरियंस है, ये टाइम स्पेंड किया उसके दौरान जो चंद चीज़ें जो सीखने का मौका मिला है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम टॉपिक पे स्ट्रेट आते हैं, फीडिंग द न्यूबॉर्न काफ। अब फीडिंग द न्यूबॉर्न काफ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो पिक्चर है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये जो एक काऊ यहाँ पे स्टैंड अप कर रही है, जो जिसके पास प्रोडक्टिव पोटेंशियल अराउंड 30 to 40 लीटर्स ऑफ मिल्क है। ठीक है, तो ये जो काऊ थी, ये दैट वाज बोर्न एज अ काफ। तो इस काफ को अल्टीमेटली काऊ में डेवलप होना है। तो ये जितनी इसकी अच्छी डेवलपमेंट होगी, उतनी ही अच्छी काऊ डेवलप होगी। और यही हमारा काऊ का जो डेयरी फार्म है, जो उसका फ्यूचर है। तो इसलिए काफ की रेयरिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हम काऊ पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि काफ अच्छा होगा तो फ्यूचर में काऊ प्रोड्यूस अच्छा करेगी और अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो इन प्लेस होना शुरू हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपका फार्म ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो अब काफ रेयरिंग कैसी हो तो हम उसे कहेंगे यू आर डूइंग अ गुड जॉब। इट शुड बी एफिशिएंट, लेबर कम होनी चाहिए, गेन अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल वायबल होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। प्रोडक्टिव किस सेंस में होनी चाहिए? मीन प्रोडक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, काविंग ऑप्टिमम एज में होनी चाहिए। ऑप्टिमम एज से क्या मुराद है? 22 से 24 महीने में काविंग होनी चाहिए। 22 से पहले लेंगे 22 मंथ से तो अंडर डेवलपमेंट को आप रिटार्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 24 से ज्यादा लेंगे तो आपकी ये फर्स्ट काविंग जिस तरह इंक्रीज करेगी तो ओवर कॉस्ट है जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स को फीड करने की वो बढ़ती जाती है। तो दैट इज मीनिंग नो एडवांटेज। ठीक है, और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस काफ रेयरिंग के दौरान जो आपको चीजें तमाम प्रैक्टिसेस का जो ऑब्जेक्टिव है कि एनिमल की वेल बीइंग, हेल्थ और वेलफेयर को वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब डिफरेंट फेजेस हैं काफ रेयरिंग के, जो न्यूट्रिशन के हवाले से सारे डिस्टिंक्ट हैं और इस दौरान रिक्वायरमेंट और फीडिंग पैटर्न्स वेरी करते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो प्री वीनिंग है, प्री प्यूबर्टल है, रिसेंटली वीन है और पोस्ट प्यूबर्टल है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इज प्री वीनिंग काफ न्यूट्रिशन। अब प्री वीनिंग काफ न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो पिक्चर है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो उसकी इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट करती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिफरेंट फेजेस ऑफ काफ रेयरिंग दिखाए गए हैं और वाई एक्सिस पे कॉस्ट पर डे ऑफ रेयरिंग कॉस्ट पर डे दिखाई गई है। तो इसके ड्यूरिंग अगर आप देखें बर्थ टू विनिंग जो फेज है, प्री विनिंग फेज है, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फेज ऑफ काफ रेयरिंग। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ कि व्हाई आप दिस फेज इज मोस्ट एक्सपेंसिव। तो आई होप के लास्ट लेक्चर के बाद और जो आप सारे लोगों को आइडिया होगा कि दिस फेज इज मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज काफ इज बीइंग फेड मिल्क, और मिल्क या लिक्विड फीडिंग उनको की जा रही है और लिक्विड फीडिंग और मिल्क फीडिंग जो है वो एक्सपेंसिव है। और जब तक काफ जो है लिक्विड फीडिंग और मिल्क फीडिंग पे रहेगा वो काफ कॉस्ट ऐड होती जाएगी और रेयरिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। तो इस हवाले से हमें हमारा ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग प्री वीनिंग होता है कि काफ को जल्दी से जल्दी हम वीन कर सकें और उस वीनिंग ऐसा इस तरह वीन करें कि काफ की फ्यूचर जो ग्रोथ है वो हैम्पर ना हो और स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए पोस्ट विनिंग तक। तो उस पर्पज को अचीव करने के लिए दो चीजें काफ के साथ करना जरूरी है। एक तो ये है कि काफ की जो इम्यूनिटी बिल्ड करना बड़ी जरूरी है और सेकंड है उसका ह्यूमन डेवलप करना। दोनों, एक कम्युनिटी एक साइड पे बिल्ड करनी है और एक साइड पे ह्यूमन बिल्ड करना है। तो दोनों चीजें बिल्ड होंगी तो काफ को हम स्मूथली ट्रांजिशन कर सकेंगे पोस्ट विनिंग फेज में और फ्यूचर उसकी ग्रोथ या प्रोडक्शन जो है हैम्पर नहीं होगी और हमें एक चीप एक वायबल इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन पैटर्न हमें अचीव होगा। इस हवाले से लास्ट लेक्चर में हमने इम्यूनिटी पे फोकस किया और इस मरतबा से हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे करेंगे। पर बिफोर गोइंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट जस्ट मैं गो थ्रू हूँ स्लाइड्स क्विकली, तो ताकि आपको एक मरतबा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा है तो अगर जितना भी इसको बार बार बताया जाए
तो उतना ही काम है कि पाकिस्तान की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मौजूद है। ठीक है, तो जस्ट क्विकली नेक्स्ट 5 minutes आई विल गो थ्रू दैट इम्यूनिटी सेक्शन एंड देन वी स्टार्ट विद द ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्शन। ओके, तो पहले तो सवाल ये पैदा होता है इम्यूनिटी बिल्ड करना क्यों जरूरी है। अगर और फिर इसके साथ साथ अगला सवाल यही है, अगर जरूरी है तो फिर कैसे इम्यूनिटी बिल्ड की जा सकती है काफ में। तो बिल्ड करना इम्यूनिटी काफ में इसलिए जरूरी है कि जब काफ मदर के या डैम के यूट्रस में होता है ड्यूरिंग जेस्टेशन, उसमें कोई भी एंटीबॉडीज जो हैं ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होके काफ को नहीं मिलती। तो क्योंकि ये है कि ये जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है वो सिन एपिथेलियोकोरियल है, और वो जो इम्यूनिटी है वो ब्लड के थ्रू डजन अलाउ नहीं करती कि वो काफ को मिल जाए। अब जब तक इम्यूनिटी नहीं मिलती तो जो न्यूबॉर्न काफ पैदा हुआ है वो काफी नेव है, वो इम्यून नहीं है, उसके पास कुछ वेपन्स नहीं है पैथोजेंस को फाइट करने के लिए। तो कोई भी पैथोजन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल पैथोजन होगा वो काफ की ग्रोथ को, काफ को हैम्पर कर सकता है, डिजीज हो सकती है, मोर्टेलिटी हो सकती है, और आपको इकोनॉमिक लॉसेज हो सकते हैं। पर हमें अल्टीमेटली जो न्यूबॉर्न काफ है वो चाहिए कैसा, वो इस तरह का चाहिए, उसमें वो वाली सारी एंटीबॉडीज होनी चाहिए जो मदर के ब्लड में है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल पैथोजन। पर ये अब एंटीबॉडीज आएंगी कैसे, सवाल तो ये है, क्योंकि डैम के ड्यूरिंग स्टेशन या प्लेसेंटा के थ्रू तो वो ट्रांसफर हो नहीं रही, तो ये कैसे आएंगी। तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू नो द आंसर, दैट इज दीज एंटीबॉडीज कैन कम फ्रॉम द क्लोस्ट्रम। और क्लोस्ट्रम की जो इंपॉर्टेंस के लिए ये लाइन बहुत ही वाइबल है, इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रम मींस लाइफ और डेथ फॉर अ काफ। ठीक है, और ये जो जो ग्राफ है ये अगेन डिपिक्ट करता है कि क्लोस्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जिस तरह पैथोजन का एक्सपोजर लेवल बढ़ रहा है, उसी तरह वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो इन्फेक्शन की सेवेरिटी भी बढ़ रही है। पर अगर उन काव्स में इन्फेक्शन की सेवेरिटी कम है जिनमें क्लोस्ट्रम पिलाया गया है, अब क्लोस्ट्रम किन को पिलाया गया है, ब्लू बार वाले काव्स को, और रेड वालों को क्लोस्ट्रम नहीं पिलाया गया। अगर यहाँ पे आप ये दो बार्स को कंपेयर करें तो रेड वाले जिनमें क्लोस्ट्रम नहीं पिलाया गया, इन्फेक्शन वाज लीथल एंड calves will not be able to survive, most probably at least at that point calves will be dead। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें ब्लू बार वाले काव्स को जिनको कोलोस्ट्रम पिलाया गया है तो देर इन्फेक्शन जो है वो माइल्ड है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ग्रोथ कुछ रिटार्ड हो, बट काव्स विल बी एबल टू गो थ्रू दिस फेज एंड स्मूथली ट्रांजिशन इनटू द पोस्ट वीनिंग फेज। ठीक है, ये पॉल अर्लिश हैं जिन्होंने 1892 और 1893 में कोलोस्ट्रम पे स्टडीज स्टार्ट की, और ये कोलोस्ट्रम की कंपोजिशन है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली बात है, दैट इज कोलोस्ट्रम हैज 7.64 टोटल सॉलिड्स, और ये ऑलमोस्ट डबल है मिल्क में टोटल सॉलिड्स होते हैं 13%। तो ये चीजें ये एक बताता है कोलोस्ट्रम ना सिर्फ एंटीबॉडीज का सोर्स है बल्कि कोलोस्ट्रम में सॉलिड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रोटीन और फैट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो काफ की जो इनिशियल जो फर्स्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स है तो उसमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में भी कोलोस्ट्रम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बल्कि अभी और भी जो अभी जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में स्टडीज आ रही हैं कि कोलोस्ट्रम को, डाइल्यूटेड कोलोस्ट्रम को अप टिल 2 या 3 वीक्स पिलाया जाए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो यूज हो रहा है और फ्यूचर में इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। कोलोस्ट्रम क्या प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है, आईजीजी, आईजीएम एंड आईजेए। और ये फिर इंडिकेट करता है ये ग्राफ के जो सीरम में जो एंटीबॉडीज काफ के सीरम में आ रही हैं कोलोस्ट्रम से, वो कितनी एंटीबॉडीज हों तो वो काफ की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को किस तरह इफेक्ट करते हैं। एक्स एक्सिस पे एंटीबॉडीज का लेवल बताया गया है, वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, ब्लू बार मॉर्बिडिटी के हैं, रेड ऑरेंज बार मोर्टेलिटी के हैं। तो अगर आप देखें तो जैसे जैसे सीरम में एंटीबॉडीज बढ़ती जा रही हैं, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों दोनों कम होती जा रही हैं। और सीरम में ये एंटीबॉडीज कहाँ से आएंगी, सीरम में एंटीबॉडीज ये कोलोस्ट्रम के पीने से आएंगी। तो ये अगेन इंडिकेट करता है कि कोलोस्ट्रम की इंपॉर्टेंस काफ के हेल्थ के लिए, काफ के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने जज कैसे करना है कि काफ को क्या सफिशिएंट एंटीबॉडीज मिली हैं। तो आप उनका ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं 24 to 48 आवर्स आफ्टर बर्थ, और फिर रिफ्रैक्टोमीटर से उसकी जो सीरम को यूज करते हुए आप आइडिया ले सकते हैं कि उसमें एंटीबॉडीज का लेवल कितना है। तो वो आपको बता देगा कि जो दैट काफ इज हैज बीन सफिशिएंटली फेड एंटीबॉडीज और नो।
ठीक है, तो यहाँ तक तो यहाँ बात थी। आगे हम देखते हैं कि अब कितना एंटीबॉडीज का लेवल होना चाहिए। तो आपको ये नंबर याद रहना चाहिए, 10 ग्राम आईजी पर लीटर जो है, ये जो लेवल है, अगर इससे कम एंटीबॉडीज होंगी दैट विल मीन फेलियर ऑफ पैसिव ट्रांसफर। इससे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा चेक करने के लिए कैसा कोलेस्ट्रॉल फीड करना चाहिए कि इससे ज्यादा एंटीबॉडीज मिल जाए, और कैसा और किस तरह फीड करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ों हम कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ख्याल रखते हैं, उसमें है टाइमिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी कैसी है। कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी में ये दो फैक्टर्स हैं, आईजी कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का आप में जितनी ज़्यादा होगी उतना नेगेटिवली इफेक्ट होगा। तो एक फैक्टर क्वालिटी में अच्छा है और एक बुरा है। तीसरा जो फैक्टर है जो है क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल फैट। तो ये टाइमिंग, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिक्टेट करते हैं कि आपको एडिक्वेट इम्यूनिटी मिली है या नहीं मिली है। तो अगर हम इस जो स्लाइड है ये इंडिकेट करती है टाइमिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल फीडिंग और क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल फीडिंग। एक्स एक्सिस पे आपकी एज है, और एज है जब कोलेस्ट्रॉल पिलाया गया, और वाई एक्सिस पे है सीरम एंटीबॉडीज का लेवल। आपने अचीव क्या करना है, यू नीड टू अचीव द 10 ग्राम पर लीटर, तो कि आपको फेलियर ऑफ पैसिव ट्रांसफर एंटीबॉडीज ना हो। ठीक है, तो और जो वाई, जो ये डिफरेंट बार हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल पिलाया गया। तो 0.5 से लेके 2 लीटर तक कोलेस्ट्रॉल पिलाया गया है। तो आप अगर देखेंगे तो जिस तरह आपकी एज बढ़ती जा रही है, तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल पिलाएं तो एंटीबॉडीज का लेवल कम से कम होता जा रहा है। तो और फिर क्वांटिटी का भी इफेक्ट है, जिस तरह क्वांटिटी कम होती जा रही है एंटीबॉडीज का लेवल कम होता जा रहा है। तो आप सिर्फ 3 सिनेरियोज में जो 10 ग्राम पर लीटर हिट किया है, तो वो तीनों में क्या है कि अगर आप 2 लीटर पिलाएं और 2 लीटर विद इन फर्स्ट 8 आवर्स ऑफ बर्थ पिलाएं। पर आगे जो रिकमेंडेशन, ये तो बेयर मिनिमल है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्चुअली, कि आपको जल्दी से जल्दी पिलाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पिलाना चाहिए, ताकि आपको आपके काफ को सफिशिएंट एंटीबॉडीज मिल जाए। आगे फिर अगली बात आती है कोलेस्ट्रॉल पिलाया कैसे जाए। अब जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं निपल बोतल को, ठीक है, निपल बोतल से जो मिल्क पिलाते हैं उसी तरह कोलेस्ट्रॉल पिलाते हैं, और उसमें काफ के को हम अलाउ करते हैं कि वो अपना सकलिंग रिफ्लेक्स यूज करे और कोलेस्ट्रॉल को अंदर ले जाए। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारे यहाँ भी यूज होता है। पर ये अगर काफ डिस्टोपिया से पैदा हुआ है, या अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर थोड़ा है, रात को, सर्दियों की रात को काफ पैदा हुआ है, टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से कम है, काफ इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोथर्मिया, तो काफ को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल पिलाने में। तो अगर आप 2 घंटे भी लगा ले बैठे रहे तो काफ हो सकता है कि आधा लीटर कोलेस्ट्रॉल पिए। तो इस सिचुएशन में आप निपल बोतल डज नॉट ब्रिंग एनी एडवांटेज। तो उस सिचुएशन में आपको क्या है, ऑसोफेजियल फीडर यूज कर सकते हैं। ऑसोफेजियल फीडर क्या है, आप ट्यूब सिंपल जो है ऑसोफेगस में डालते हैं, और पीछे से जो कोलेस्ट्रॉल की जो एक मेजर्ड अमाउंट है वो आप डंप कर देते हैं उसके ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में, और जो है आप इंश्योर हो जाता है कि आपको इतनी एंटीबॉडीज चली गई हैं। और एक एफिशिएंट मेथड है, पाकिस्तान में मेरे नॉलेज में नहीं है यूज हो रहा, और मैं हम 4 साल में उधर भी देखा है तो इसी तरह यूज करते थे। ठीक है, काफ बहुत की बर्थ हुई, कोलेस्ट्रॉल उठाया, 4 लीटर उसमें भरा और उसको डंप कर दिया ऑसोफेजियल फीडर के थ्रू। और ये जो टेबल है ये अगेन इंडिकेट करता है कि आप बेशक ट्रीटमेंट 1 है उसमें निपल बोतल यूज हुई है, और ट्रीटमेंट 5 जिसमें सारे का सारा ऑसोफेजियल फीडर यूज हुआ है, तो दोनों सिनेरियोज में आईजीजी कंसेंट्रेशन है वो 10 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगेन इंडिकेट करता है कि मेथड डज नॉट डिफरेंशिएट एज लॉन्ग एज क्वांटिटी ठीक है और टाइम ठीक है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल को डिफरेंट तरीकों से लाया जा सकता है, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, निपल है और ये ऑसोफेजियल फीडर्स हैं जिसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉज की जो कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट कर सकते हैं, वो बेसिकली वो यही है कि जितना एजिड काउ होगी उसका कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा, जितना उसका एनवायरमेंटल एक्सपोजर अच्छा होगा, ज्यादा होगा, डाइवर्स पैथोजेंस के अगेंस्ट ज्यादा होगा, तो उसमें उतनी ही जो एंटीबॉडीज की डाइवर्सिटी होगी, और वो उतनी ही इम्यूनिटी और सर्वाइवल के चांस, सर्वाइवल की अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा देगी। तो अल्टीमेटली फाइनली कोलेस्ट्रॉल कैसा होना चाहिए, उसकी एंटीबॉडीज की कंसेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए 60 ग्राम पर लीटर से, और आप रिफ्रैक्टोमीटर से मेजर कर सकते हैं। और कितना फीड करना चाहिए, आपको 4 लीटर कोलेस्ट्रॉल फीड करना चाहिए, और विद इन 1 to 2 आवर्स राइट आफ्टर बर्थ।
ठीक है। और कोलोस्ट्रम या मिल्क शुरू में कैसे जाता है? सकिंग रिफ्लेक्स के थ्रू, ओसोफेजियल ग्रूव के थ्रू क्रॉस होता हुआ डायरेक्ट एबोमेजम में जाता है। यहाँ पे कर्ड बनती है, कर्ड बनने के बाद स्लोली स्लोली ये आगे रिलीज होता है इंटेस्टाइन के थ्रू। और ये ओसोफेजियल ग्रूव की न्यूबॉर्न काफ की पिक्चर है। ये क्लोज हो जाता है और ये बाईपास करता है ह्यूमन को, और जो मिल्क है वो ओसोफेगस से एबोमेजम में चला जाता है। और फिर इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में एंटीबॉडीज का लेवल होता है, और जहाँ पे पैथोजन होता है वहाँ पे ये जाके इसको एक्ट कर सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम रेयरली कंसिडर करते हैं, वो है कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का ऑफ कोलोस्ट्रम। अगर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कोलोस्ट्रम में जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही कोलोस्ट्रम की क्वालिटी नेगेटिवली इफेक्ट होती जाएगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया कोलोस्ट्रम में कहाँ से आ सकता है? ये जितनी यूटेंसिल्स हैं, अगर ये हाइजेनिक नहीं है, इनकी वॉशिंग अच्छी नहीं हुई, तो इनके थ्रू कोलोस्ट्रम कंटेमिनेट हो सकता है। और फिर अगर आप जहाँ से जो कोलोस्ट्रम ले रहे हैं वहाँ का सोर्स, अगर आपकी मिल्किंग सिस्टम ठीक नहीं है, आपका जो मिल्कर है वो ठीक नहीं है, आपका इक्विपमेंट ठीक नहीं है, तो वहां से ये कोलोस्ट्रम कंटेमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ कोलोस्ट्रम की जो कंटेमिनेशन होती है, तो कोलोस्ट्रम एक सोर्स बजाते खुद बन जाता है पैथोजन ट्रांसफर करने का। जैसा कि इस टेबल में बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल जो हम सोचते हैं कि ये इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, क्रिप्टोस्पिडिया, कॉक्सीडिया, जॉर्निस, साल्मोनेला, बोवाइन ल्यूकीमिया वायरस, ये सारे के सारे फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं काव्स में। तो इसलिए जो द बिगनिंग काव्स को पेन में रखा जाता है एक दूसरे से सेपरेट में, ताकि ये ना ट्रांसफर हो। पर मिल्क या कोलोस्ट्रम भी पैथोजन का ट्रांसफर का सोर्स बन सकता है, और स्पेशली अगर कोई डैम्स पॉजिटिव हैं लाइक टीबी या जॉर्नीज या इस तरह से, तो वहां से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगर वो कोलोस्ट्रम अगर कंटेमिनेटेड है तो और ये सोर्स बन सकता है। इसलिए कोलोस्ट्रम की जो हीट ट्रीटमेंट है या पास्चराइजेशन है, उस पर भी सोचने की जरूरत है, अगर स्पेशली हमने टीबी या और इस तरह के डिफरेंट पैथोजेंस को क्योर करना है। ठीक है, ये एक और स्लाइड इंडिकेट करती है कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो एंटीबॉडीज की है कोलोस्ट्रम के थ्रू कितनी है, अराउंड 35% हो सकती है। अगर बैक्टीरियल पॉपुलेशन है तो ये 35% से एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन ड्रॉप होकर 20% तक आ जाएगी। ठीक है, तो और ये बैक्टीरिया कितना होना चाहिए कोलोस्ट्रम के अंदर है, ये उसके चंद नंबर्स हैं। लेस देन 1 लाख CFQs होने चाहिए टोटल बैक्टीरिया के। कॉलीफॉर्म्स जो हैं 500 CFU पर ml से कम होने चाहिए। और जितना कोलोस्ट्रम में बैक्टीरिया कम होंगे, उतनी एंटीबॉडीज की अब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में, आपके ब्लड में ज्यादा होगी, जैसा कि स्लाइड में इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और ये ओसोफेजियल फीडर के थ्रू मेरा कुलीग अल्बर्टो वहाँ पे ये कोलोस्ट्रम काप्स को पिला रहा था। ये सिंपल तरीका है, आप यहाँ यूज कर सकते हैं क्वाइट इजीली। फिर हम अगर कोलोस्ट्रम अच्छा नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो कोलोस्ट्रम के रिप्लेसर और सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। आई होप कि ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल, अगर नहीं है तो थोड़े अरसे बाद हो जाएंगे, तो इनको भी यूज किया जा सकता है ताकि एंटीबॉडीज का जो लेवल है वो अटेन किया जा सके सफिशिएंट। ठीक है, अब कोलोस्ट्रम को हम वाइंड अप करते हैं। तो कोलोस्ट्रम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन का सोर्स है, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, और इसके साथ साथ कोलोस्ट्रम क्या है, गट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अभी हम मजीद दोबारा रिएट्रेट करेंगे। और डेंजर्स क्या है कोलोस्ट्रम से? बैक्टीरिया के लिए कंटेमिनेशन प्रोवाइड कर सकता है, डिजीज ट्रांसफर कर सकता है, और इनकन्वीनियंट आपको इसको हैंडल करने के लिए और इसको फ्रीज था करने के लिए भी टाइम चाहिए। अब गट डेवलपमेंट में कोलोस्ट्रम का रोल क्या है? ये है क्योंकि इसमें ब्यूटारेट और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, और ये जो है ये ना सिर्फ एंटीबॉडीज का जरिया प्रोवाइड करता है, बल्कि जो गट है, मतलब इंटेस्टाइन है, उसकी ग्रोथ का भी सिलसिला बनाता है, जिसकी वजह से तमाम जो न्यूट्रिएंट्स है अब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो स्पेशली जब ये ऑर्फन काब्स होते हैं, बफलो काब्स होते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे उनको जो कोलोस्ट्रम नहीं पिलाया जाता, और जो बफलोज हैं उकाड़ा के इलाके से, नीली रावी या और दूसरी बफलोज हैं, कुछ को वो सेल आउट कर दी जाती हैं कराची की मंडियों के लिए। तो वो जो काफ्स पैदा होते हैं उनमें गट डेवलपमेंट नहीं होती, तो उनको हम जितना भी फिर रेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी ऑफन अनसक्सेसफुल होती है, क्योंकि गट डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो उनको अगर रेयर करना है तो उनको बड़ा केयरफुली रेयर करना पड़ेगा, और न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उतने ही फीड करने पड़ेंगे जितनी उनकी गट की डेवलपमेंट है। मतलब उनको अगर आप उनकी नीड के मुताबिक फीड करेंगे, हो सकता है काफ 3-4 लीटर दूध तो पी ले, पर अभी गट की कैपेसिटी नहीं है कि वो उतने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सके। तो अगर आपने उनको रेयर करना चाहते हैं, न्यूबॉर्न या मार्केट से ऑर्फन काव्स को रेयर कर बफलो काव्स को रेयर करना चाहते हैं,
तो आपको शुरू में मिल्क की क्वांटिटी को टेपर करना पड़ेगा और कम से कम रखना पड़ेगा। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो हम अल्टीमेटली जो फर्स्ट सेक्शन है उसको वाइंड अप करते हैं। कोलोस्ट्रम जो है वैल्यूएबल सोर्स ऑफ कम्युनिटी है, काव्स के लिए लाइफ और डेथ का जरिया है, पर कोलोस्ट्रम के अंदर बैड स्टफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसके लिए पास्चराइजेशन की जा सकती है। और साथ में कोलोस्ट्रम जो है कितना फीड करना चाहिए, 4 लीटर कोलोस्ट्रम फीड करना चाहिए। आप ऑसोफेजियल फीडर से करें तो डेट इज बेस्ट। हाई क्वालिटी कोलोस्ट्रम फीड करना चाहिए, इसमें 60 मिलीग्राम पर ml से एंटीबॉडीज ज्यादा हों, और should be fed as earlier as possible when the calf is born। ठीक है, तो अब हम इम्यूनिटी तो हमने देख लिया कि हाउ वी कैन अचीव गुड इम्यूनिटी इन काफ और किस तरह से कोलोस्ट्रम का उसमें रोल है। ठीक है, और अब हम सेकंड सेक्शन पे जाते हैं कि वंस वी हैव डन दिस, वी हैव फेड एडिक्वेट कोलोस्ट्रम, और अब हमें क्या करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो जितनी भी हमारी टिल बिनिंग जो हमारी सोच या हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए टुवर्ड्स काफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जो प्री विनिंग फेज है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जैसा कि इस टेबल में दोबारा रिट्रीट किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट फेजेस बताए गए हैं और यहाँ पर डे कॉस्ट बताई गई है। तो प्री विनिंग फेज जो है $2.25 पर डे कॉस्ट कर सकता है। तो अगर इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम ये कॉस्ट बचाना चाहते हैं और हम आगे पोस्ट विनिंग फेज में तो स्लाइडली चीपर फेज में जाना चाहते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू, we need to stimulate calf ह्यूमन डेवलपमेंट। calf ह्यूमन डेवलपमेंट स्टिमुलेट करना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन फंक्शनल होगा, तो तब भी काफ सॉलिड फीड से को डाइजेस्ट कर पाएगा और उससे न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा। तो इसमें आपको समझने की जरूरत यह है कि न्यू बॉर्न काफ का जो ह्यूमन है वो टोटली नॉन फंक्शनल होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जिस तरह के ये है न्यूबॉर्न काफ का ह्यूमन दिखाया गया है कि यहाँ पे न्यूबॉर्न काफ का जो ह्यूमन है डेट इज ऑक्युपाइंग ओनली 25% ऑफ टोटल स्टमक स्पेस, वेयर एज फॉर अडल्ट काउ ह्यूमन ऑक्युपाइज 80% ऑफ टोटल स्टमक स्पेस। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है अगर हम मैक्सिमम ह्यूमन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करना चाहते हैं। तो जितना जल्दी ह्यूमन डेवलप होगा और उतना ही हम जल्दी बीन कर सकेंगे और उतनी सक्सेसफुल बीनिंग होगी और उतनी ही स्मूथ ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आफ्टर क्लोस्ट्रम इन प्री विनिंग काफ न्यूट्रिशन। तो आपकी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो इसी तरफ से होती हैं कि ह्यूमन डेवलप हो। ठीक है, तो अगेन ये पॉइंट रिएटरेट किया था, फॉर अर्ली विनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज नेसेसरी। ठीक, अब देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो रोल होता है वो होता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन में फर्मेंटेशन से। ठीक है, तो वो 3 डिफरेंट वोलेटाइल फैटी एसिड्स ह्यूमन के अंदर, बेशक वो अडल्ट काउ हो काफ हो, उसमें प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटारेट। ठीक है, तो और उसमें अगर आप रोल देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से तो ब्यूटारेट और का सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट पे रोल है, और प्रोपियोनेट का उसके दरमियान बाद है, और एसीटेट इज द वन दैट स्टिमुलेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट टू द लीस्ट। ठीक है, तो आपको कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड्स ह्यूमन में चाहिए, ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट चाहिए ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सके, और आपको एसीटेट नहीं चाहिए। अब सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट ये कैसे आते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी सॉलिड डाइट फीड की जा रही है, साथ में साथ किसके साथ में साथ उसके मिल्क के लिक्विड डाइट के साथ टाइप ऑफ सॉलिड फीड डिक्टेट करती है कि ये कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब इस स्लाइड में जैसे बताया गया है कि अगर हम फॉरेज बेस्ड डाइट काफ को फीड करें, मतलब अगर जो ट्रेडिशनली हमारे गांव में और आप जहाँ पे भी देखें काफ को, न्यूबॉर्न काफ के सामने पट्टे पड़े होते हैं और उसको तूड़ी या चारा या बरसीम या शटाला या साइलेज या इस तरह फीड किया जाता है। जब आप फॉरेज बेस्ड डाइट फीड करेंगे तो जो एसीटेट विल बी द प्रीडोमिनेंट वोलेटाइल एसिड फैटी एसिड प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन, और एसीटेट जब आप फीड करेंगे तो आपको इस तरह का ह्यूमन मिलेगा। ठीक है, और पर जब आप सेम काफ को आप
फीड करेंगे, ग्रेन बेस्ड डाइट फीड करेंगे, मंडा फीड करेंगे जिसमें स्टार्च रिच ग्रेन बेस्ड कंसंट्रेट फीड करेंगे, तो रूमेन के अंदर क्या ब्यूटारेट और प्रोपिनेट प्रोड्यूस होंगे, और जब ब्यूटारेट और प्रोपिनेट प्रोड्यूस होंगे तो इस तरह का आपको रूमेन मिलेगा। तो आपको यहाँ से क्लियर कट आइडिया हो सकता है कि सेम कार्ब्स को सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डाइट फीड की गई है प्री वीनिंग फेज में, पर जो एंड प्रोडक्ट है वोलेटाइल फैटी एसिड्स की, वो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को पे डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो फर्दर जो इसी पॉइंट को हम दोबारा इस स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे 3 कार्ब्स हैं जिनको 6 वीक्स के लिए 3 डिफरेंट डाइटरी रेजीम्स पे रखा गया और सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क फीड की गई है। काफ ए को सिर्फ मिल्क फीड किया गया है, काफ बी को मिल्क के साथ कंसंट्रेट फीड किया गया है, और काफ सी को मिल्क के साथ फॉरेज यानी कि हे फीड की गई है। तो अगर आप देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्वाइट ऑब्वियस आपको नजर आती है जब मिल्क के साथ कंसंट्रेट फीड किया गया है, और रीजन आपको पहले बता दी गई है कि इसमें ब्यूटारेट और प्रोपिनेट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ब्यूटारेट और प्रोपिनेट प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो पपीला प्रोड्यूस होंगे। पपीला आर द वन दैट मेक काफी फंक्शनल, और वहां से वोलेटाइल फैटी एसिड्स अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अलोंग विद द मिल्क कंसंट्रेट फीड करना चाहिए। तो आई वुड लाइक कि आपके मैसेज जहां तक भी पहुंचा सके वो पहुंचाएं, ताकि आपको जो अर्ली डेवलपमेंट है वो जितनी से जितनी हमारे नेशनल लेवल पे फास्ट हो सके उतना ही अच्छा है। पर क्या सर ये इसका जी क्या रिलेशन क्या है सर पपीला के साथ जो ह्यूमन में डेवलप होता है सर कंसंट्रेट का? आप पपीला का फंक्शन पूछ रहे हैं या कंसंट्रेट का पूछ रहे हैं? कंसंट्रेट क्यों करता है सर ये ह्यूमन डेवलपमेंट को? ह्यूमन पपीला के साथ वो रिलेशन पूछ रहा हूँ क्योंकि कंसंट्रेट खिलाया ना, तो उसी वजह से पपीला डेवलप हो रहा है ना इसमें। जी 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 मैं बता रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ जी। कंसंट्रेट हम जब फीड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन के अंदर ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट प्रोड्यूस होंगे। वाला ये 2 तरह के वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर जब हम चेक करते हैं रोल ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स ऑन काफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हम देखते हैं कि ब्यूटारेट सबसे ज्यादा काफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि काफ पपीला को स्टिमुलेट करता है, ह्यूमन पपीला को, प्रोपियोनेट उसके बाद और एसीटेट उसके बाद। तो अब हमें वो वाली फीड चाहिए जो ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट प्रोड्यूस करे काफ ह्यूमन के अंदर। तो वो वाली फीड कौन सी है? वो है ग्रेन बेस्ड डाइट यानी कि कंसंट्रेट। ठीक है, तो जब हम कंसंट्रेट फीड करेंगे तो ह्यूमन के अंदर ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट प्रोड्यूस होंगे, ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट प्रोड्यूस होंगे तो काफ ह्यूमन पपीला स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर हो गया? यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, पर अगर यहाँ तक तो हमने इंडिकेट कर लिया कि काफ जो दूध के साथ जो है कंसंट्रेट खिलाना ही खिलाना है, यही है चीज टू गो फॉरवर्ड के इसके साथ काफ का ह्यूमन डेवलपमेंट होगा और वीनिंग आसान हो जाएगी। पर डिस्पाइट इसके ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि काफ को मिल्क के साथ साथ कंसंट्रेट के साथ साथ आप कुछ क्वांटिटी रफेज की या फॉरेज की जरूर दें। ठीक है, इसी सिलसिले में काफी सारी पब्लिकेशंस भी आ चुकी हैं। ठीक है, और ये चंद एक यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये क्यों रिकमेंड करते हैं फीडिंग ऑफ फॉरेज टू द काव्स, जबकि हम क्लियरली जानते हैं कि फॉरेज का कोई इफेक्ट नहीं है काफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। तो आंसर ये है कि एक्चुअली वो काफ की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या काफ को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो नहीं कहते कि आप फॉरेज फीड करें। वो उनका मकसद ये होता है कि आप जो है फॉरेज जब आप फॉरेज खिलाएंगे तो उससे जो है काफ की जो ह्यूमन की है वो हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, ह्यूमन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो काफ जो है और ज्यादा कंसंट्रेट खा पाएगा। बल्कि ये जो पॉइंट है ये आई फील के एक
ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लास की, तो वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, तो वहां से ये पॉइंट जो है ना काफी क्लियरली रिएट्रेट हो जाएगा कि क्या हमें डालना चाहिए वंडा या नहीं डालना चाहिए, फॉरेज डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, चला देता हूँ। आप ये देख रहे हैं व्हेन न्यू बॉर्न काव्स नीड फॉरेज। जी सर देख रहे हैं। ये तो मैं ये वीडियो आप चलाता हूँ, तो इसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से आंसर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। डू यू नो व्हेन न्यू बॉर्न calves need forage? Well, if you don't, I hope you will have some idea by the end of this video. I am Ali from Penn State University. Recently, this has been an important question for dairy farmers, and scientific community stands divided over it. One group of scientists recommend forage feeding to calves as early as 1 week of age, while second group of scientists do not welcome feeding of forage to calves before 3 months of age. But you might be thinking, yeah, or something else. But these cows are saying to you, we eat forage to produce milk for your cream and meat for your. Indeed, every cow was born as a calf, and in future, these calves will be producing these food items for you. Do you know how much meat and milk you consumed last year? Here are a few numbers. In 2016, per capita beef consumption in US was 79 pounds, milk 154 pounds, yogurt about 14 pounds, and butter about 6 pounds. All cows producing these items definitely had forage as a part of their diet. Forage is a primary food for cow. You know why? Because humans cannot do. They are able to do this through their large fermentative vat in stomach called rumen, and that's why they are called ruminants. In microbes reside. These microbes anaerobically ferment forage to produce volatile fatty acids, which cow turns into meat and milk. In these ruminants convert indigestible plant material to digestible human product is of great significance. But the question here is, born calf has the capacity to digest forage? Is rumen fully functional in newborn calf? The answer to this question is in negative. Newborn calf has non-functional rumen and cannot perform forage digestion like cow. Rumen holds 80% of total stomach space in cow, whereas in calf it occupies only 25% of total stomach space. Calf rumen has to develop before it can digest forage. Rumen functional development in calf depends on two factors: establishment of microbes in rumen and growth of rumen papilla. What are rumen papilla and what is their function? Rumen papilla are tiny finger-like projections on internal surface of the rumen. These papilla increase the surface area for the absorption of volatile fatty acids from rumen to the rest of the body to meet the growth, production, and maintenance needs of the animal. Rumen development depends on the type of volatile fatty acid produced by microbes in the rumen. Three major volatile fatty acids produced in the rumen are acetate, propionate, and butyrate. If we rank these volatile fatty acids according to their effect on rumen papilla development, butyrate has the greatest effect, followed by propionate, whereas acetate has little to no effect on rumen papilla development. And the production of these volatile fatty acids in the rumen depends on the type of diet fed to calves. When forage is fed with milk to newborn calf, acetate is the predominant end product in the rumen. As we now know, acetate does not support the rumen development. So, no papilla are seen in the rumen of forage-fed calves till 6 weeks of age. However, when grain is fed with milk for 6 weeks, butyrate and propionate are produced in the rumen, which significantly stimulate the development
still feeding to newborn calves. Reason behind their recommendation, which provides scratch factor to rumen. Factor is needed for removal of dead cells from epithelium, unable rumen papilla preventing from keratosis, which contains whole grains with protein pellets. When compared to forage diet, further hampering the rumen development. Now, you would be wondering, what's the solution? Is there anything that can provide scratch factor without hampering rumen development? Yes, it is the texturized starter, which contains whole grains with protein pellets. When compared to forage, grains in texturized starter provide butyrate necessary for rumen development, and the size of these grains give adequate scratch factor to prevent rumen papilla from hyperkeratosis. Ultimately, both these properties of texturized starter prepare calf rumen for future forage digestion. So, it is best to feed texturized calf diet after that. With this, I will end this video. Thank you. जी, आई होप के कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो से कोई हेल्प आउट होगी क्लियरिफाई करने में। और हम दोबारा स्लाइड सेट पे जाते हैं और उधर से हम दोबारा उस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये फॉरेज नॉन फॉरेज फीडिंग इन प्रीविनिंग फेज। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि फॉरेज कुछ साइंटिस्ट अगर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो प्राइमरी उनका पर्पस होता है कि आपको स्क्रैच फैक्टर मिल जाए, ठीक है। तो जो पैराकेराटोसिस है वो रिमूव हो जाए और ह्यूमन रफीला हेल्दी रहे और उसकी वजह से वो फंक्शनल रहे। और अगली वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा चीज है, क्या कोई ऐसा स्टार्टर काफ स्टार्टर मौजूद है जो ना सिर्फ ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट प्रोवाइड कर सके ह्यूमन डेवलपमेंट और साथ साथ में जो है वो स्क्रैच फैक्टर की रिमूवल के लिए भी कुछ चीज प्रोवाइड कर सके ताकि केराटिन डिपॉजिट ना हो। तो इस सिलसिले में जो ये टेक्सचराइज स्टार्टर है, ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर है यूएस में, पाकिस्तान में नहीं यूज होता बट देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। टेक्सचराइज स्टार्टर होता क्या है, इसमें ग्राउंड या पैलेट्स होती हैं और साथ में होल ग्रेन्स होते हैं। होल ग्रेन्स जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कॉर्न के या ओट्स के या आपको गंदम के ग्रेन्स मिलेंगे। अब ये होल ग्रेन इनको इसलिए रखा जाता है कि ये जो हार्डनेस है या टेक्सचर है वो स्टार्टर को दें और पपीला के साथ ये स्क्रैच करके उसको उसके ऊपर से केराटिन लेयर रिमूव कर दें। तो अगर जब आप टेक्सचराइज स्टार्टर फीड कर रहे होंगे तो ना सिर्फ ब्यूटारेट और प्रोपियोनेट मिलेगा बल्कि आपको वो एक स्क्रैच फैक्टर मिलेगा और बल्कि कुछ कॉस्ट भी बच जाएगी, क्योंकि ये जब आप होल ग्रेन रखते हैं तो आपको ग्राइंडिंग कॉस्ट भी बच जाएगी। तो इस हवाले से ये एक ऐसी चीज है दैट कैन बी अप्लाइड इन पाकिस्तान फॉर इन फ्यूचर। तो और अगर आपने यूज करना है फॉरेज तो वो आप जब आपका ग्राउंड या पैलेटेड आपको स्टार्टर यूज करें तो उसमें आप 5 या 10% सॉलिड फीड का यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना इनफ होगा पपीला को केराटिन को रिमूव करने के लिए और स्क्रैच फैक्टर प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप इससे ज्यादा यूज करेंगे तो वो गट किल इफेक्ट से इनटेक को सप्रेस करेंगे और उसकी ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट नेगेटिवली रिटार्ड होगी। तो शुरू में मैंने आपको जिस तरह कहा कि हमारा प्री विनिंग फेज में सारा जो क्लोस्ट्रम के बाद जो सारा एम्फेसिस होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो काफ स्टार्टर है। और काफ स्टार्टर ऐसा होना चाहिए जो कि एनिमल को हेल्दी भी रखे और ज्यादा से ज्यादा पैलेटेबल हो, इंकरेज करे फीडिंग को। उस हवाले से वो तमाम इंग्रेडिएंट्स उसकी तमाम उसको फ्रेश यूज करना चाहिए ताकि जानवर ज्यादा से ज्यादा खाए और उसको आप डे 1 से जानवर को आगे रखना शुरू कर दें और बल्कि शुरू में उसको थोड़ा सा काफ को ट्रेन भी करें, ठीक है, उसके मुंह में कुछ डालें। तो जितना आप एफर्ट करेंगे काफ उतना जल्दी लग जाएगा और उतना जल्दी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा और उतना जल्दी उसको वीन करना इजी हो जाएगा। अब क्या अब न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से बात कर लेते हैं काफ स्टार्टर की। तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है काफ स्टार्टर के हवाले से प्री वीनिंग काव्स की वो 19% है और 14% क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज। तो आप कम से कम भी जो भी काफ स्टार्टर भी बनाएं, ठीक है, उसमें 19% क्रूड प्रोटीन हो, ठीक है। अब काफ स्टार्टर में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है
जो सारा ब्यूटारेट और प्रोपेनेट प्रोवाइड करता है। अब लाइक अगर आप कॉर्न देखें तो कॉर्न में 70% स्टार्च है, ठीक है, तो स्टार्च ही है जो ब्यूटारेट और प्रोपेनेट प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोई भी, आप जब भी स्टार्टर काफ स्टार्टर बनाएं, उसमें आप 35% या 35% से ज्यादा जो ग्रेन्स है वो जरूर रखें, ठीक है। अब जो अगला जो सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि स्टार्टर कैसा होना चाहिए और किस तरह फीड करना चाहिए, उसके बाद कि क्या चीज जो स्टार्टर के इनटेक को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मिल्क इनटेक। कि काफ शुरू में जो विलिंग होता है वो काफ चाहता है कि उसको लिक्विड डाइट डाली जाए, उसको मिल्क पिलाया जाए, मिल्क रिप्लेसर या किस हवाले से या मिल्क पिलाया जाए। वो इतना उसको शौक नहीं होता काफ स्टार्टर खिलाने का। तो वो अगर आप काफ को एड लिमिट मिल्क पिलाएंगे तो काफ कैन ड्रिंक 10 से 12 लीटर दूध पी सकता है। अगर वो 10 से 12 लीटर दूध पिएगा तो उसकी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट मिल्क से पूरी हो जाएगी, तो वो कोई उसको विलिंगनेस शो नहीं करेगा कि वो काफ स्टार्टर ले या ना ले, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पर अगर आप मिल्क की क्वांटिटी को थोड़ा मॉडरेट रखेंगे, ना ही इतनी थोड़ी मिल्क की क्वांटिटी होनी चाहिए कि काफ की ग्रोथ रिटार्ड हो जाए, ना ही इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए कि उसके सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स उधर से पूरी हो जाएं और उसको कोई नीड ना हो कि वो कोलोस्ट्रम वो काफ स्टार्टर या बंडा ले। तो ये जो ग्राफ है ये ब्यूटीफुली इंडिकेट करता है कि किस तरह जब मिल्क या मिल्क रिप्लेसर की क्वांटिटी को बढ़ाने से काफ स्टार्टर की जो इनटेक है वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है। इसमें ये जो बार्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें ब्लू पार्ट को इंडिकेट कर रहा है मिल्क रिप्लेसर कितना फीड किया गया है, और उस मिल्क रिप्लेसर की वजह से मिल्क रिप्लेसर के साथ साथ काफ ने कितना बंडा खाया है। तो अगर आप देखें जब 0.95 पाउंड मिल्क रिप्लेसर या मिल्क है तो आप काफ जो है 1.58 पाउंड वंडा खा रहा है, ठीक है। जब जान दूसरे एंड पे देखें, जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जा रही है, मिल्क या मिल्क रिप्लेसर की फीडिंग बढ़ती जा रही है, उसी तरह से आप देखेंगे जो काफ स्टार्टर है उसका इनटेक नेगेटिवली इफेक्ट होता जा रहा है। तो आप मिल्क तो बढ़ाते जाएंगे पर मिल्क काफ स्टार्टर कम होता जाएगा। हो सकता है मिल्क बढ़ाने से शुरू में आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वायबल नहीं होगा। आप 10 लीटर काफ दूध पी रहा है तो काफ के एक तकरीबन 800 से 1000 रुपए वो खा रहा है, ठीक है। तो अगर काफ को अगर आप विनिंग कर लेते हैं तो काफ 3-4 किलो वंडा भी खा रहा है, तो डेट इज कॉस्टिंग जस्ट 150-200 रुपए। तो वो ह्यूज डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जो अक्सर हो सकते हैं कि अगर आप लिक्विड फीडिंग कर रहे हैं या सॉलिड फीडिंग कर रहे हैं तो लिक्विड फीडिंग इजी है पर इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये पाकिस्तान में देखने की ज़रूरत है कि हम काफ को ह्यूमन डेवलपमेंट करके जल्दी से जल्दी वीन करें। जो मेरे नॉलेज में है कि पाकिस्तान में अभी लोग रिलक्टेंट हैं, दे वीन देयर काफ 3 मंथ पे जाके करते हैं। पर अगर हम मैं यूएस की बात करूँ तो वहां पे मैंने जो देखा है 4 साल में 42 डेज पे ऊपर काफ को वीन करते थे, 6 लीटर वो डेली दूध पिलाते थे 5 हफ्ते के लिए, छठे हफ्ते वो कट करके 3 लीटर पिला देते थे और छठे हफ्ते दूध वो वीन कर देते थे। पर उनका एम्फेसिस होता था कि काफ स्टार्टर का अच्छा से अच्छा रहे और वो खाता रहे। तो वो जब तक काफ स्टार्टर खाता रहेगा तो उसको कोई इश्यूज नहीं होंगे, तो काफ विल बी हेल्दी और वो चीप और इकोनॉमिकल उसकी ग्रोथ हो रहेगी, ठीक है। और ये स्लाइड, ये जो चार्ट है ये दोबारा इंडिकेट करता है कि कैसे मिल्क की क्वांटिटी जो है स्टार्टर इनटेक को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है। ये अगली एक दो स्लाइड्स और भी इसी पॉइंट पे ऊपर है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको बार बार री एम्फसाइज करना चाहता हूँ, और ये डिफरेंट मल्टीपल रिसर्च में ये बार बार पॉइंट क्लियरली वाजिया हुआ है। अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे तो ये है काफ की एज है, और वाई एक्स एक्सिस पे काफ का स्टार्टर का इनटेक है। और इसमें जो डार्क सर्कल्स वाला ये लाइन है, इन काफ्स को क्या किया, डार्क सर्कल वाले को 6 लीटर दूध पिलाया गया है, और जो ये व्हाइट सर्कल वाली जो लाइन है इन काफ्स को 8 लीटर दूध पिलाया गया है। पर अगर आप देखें तो स्टार्टर इनटेक देखें तो जिनको 6 लीटर दूध पिलाया गया है उनकी अगर आप स्टार्टर इनटेक देखें 40 डेज के ऊपर, तो वो तकरीबन 2.2 पाउंड है या 1 केजी है।
ऑन द कॉन्ट्रेरी जब जब काव्स को 8 लीटर दूध पिलाया गया है तो इनका इंटेक 1.2 पाउंड है, ऑलमोस्ट 500 से 600 ग्राम, 1 पाउंड का डिफरेंस है, विच इज ह्यूज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सिर्फ 2 लीटर ज्यादा दूध पिलाने से काफ स्टार्टर का इंटेक किस तरह नेगेटिवली इफेक्ट हो जाता है। जब जानवर 2.2 पाउंड दूध स्टार्टर पी रहा है 40वें 45वें दिन, तो डेट काफ इज क्वाइट रेडी टू बी वीन्ड, उसको आप वीन कर सकते हैं। और अगर आप दूध ज्यादा पिलाते रहेंगे तो वही ये दूध जो कोवंडा है ये इसको टाइम लग जाएगा, वो 1 महीना और लेट वीन होगा। तो इसको देखने की ज़रूरत है, और आई होप कि आपको ये मैसेज कम अक्रॉस हो गया होगा, और फ्यूचर में आप इसमें ये जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं पाकिस्तान में विनिंग काफ रेयरिंग प्रैक्टिसेस में आप लोग लेके आएंगे। ठीक है, ये अगेन एक पेपर से है, मेटा एनालिसिस में इसमें दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे मिल्क और मिल्क रिप्लेसर का ड्राई मैटर इनटेक है, वाई एक्सिस पे स्टार्टर का ड्राई मैटर इनटेक है, और इसमें क्लियरली नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे जैसे मिल्क या मिल्क रिप्लेसर बढ़ता जाता है, स्टार्टर या ड्राई मैटर का इनटेक कम से कम होता जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि अब मिल्क कम पिलाना चाहिए, पर कितना कम पिलाना चाहिए। जो जो स्टैंडर्ड हो चुका है, और अगर आपने मिल्क रिप्लेसर पिलाना है तो वो तकरीबन आप 1.25 पाउंड से लेके 1.3 पाउंड तक पिलाएं। और ये चीज़ें इस तरह आप चलें कि जो स्टार्टर की इनटेक है वो सप्रेस ना हो। अब अगला जो क्वेश्चन है कि अब जो हम मिल्क ये पिला रहे हैं प्री वीनिंग काफ को कितनी मरतबा पिलाना चाहिए। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जो एफर्ट लगती है, लेबर कॉस्ट लगती है, जो काफ की रेयरिंग को एक्सपेंसिव कर देती है, उसमें से जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क फीडिंग। क्योंकि हर मरतबा वो दूध को तैयार करना पड़ता है, पूरी लेबर है, फार्म्स के ऊपर होती है। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो वो अगर आप जितनी ज्यादा मरतबा दूध पिलाएंगे उतना ज्यादा मरतबा टाइम लगेगा। तो उसके लिए ये चंद एक साइंटिफिक डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस पिक्चर में ये जो टेबल है इसमें दो चीजें शो की गई हैं। एक तो ये है कि अगर आप आइटम पे देखें तो 4 तरह की डाइट्स काफ्स को फीड की गई है। 20-20 इंडिकेट्स ये ऐसा मिल्क रिप्लेसर जिसमें 20% प्रोटीन है, 20% फैट है, और उसको 2 मरतबा फीड किया गया और 4 मरतबा फीड किया गया है। फिर ऐसा मिल्क रिप्लेसर जिसमें 26% प्रोटीन है और 18% फैट है, जिसको 26 और 18 कहते हैं, उसको 2 मरतबा फीड किया गया और 4 मरतबा फीड किया गया है। जब आप एवरी डेली गेन देखते हैं काफ का 1 से 56 दिन तक, तो आप देखेंगे वो वाले काफ जिनको हाई प्रोटीन वाला 26% प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर पिलाया गया है, उनमें नो डाउट जो है वो ग्रोथ ज्यादा है। पर जब आप देखेंगे तो जानवर को 2 मरतबा दूध पिलाया गया है या 4 मरतबा दूध पिलाया गया है, तो आपको कोई सिग्निफिकेंट, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फर्क नजर नहीं आएगा। यहाँ पे 60 ग्राम का फर्क है, पर ये ड्यू टू वेरिएशन है, कोई स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। और यहाँ पे अगर जब आपको 2 मरतबा पिला रहे हैं या 4 मरतबा पिला रहे हैं, यहाँ पे 20 ग्राम का फर्क है, जो कि अगेन नेग्लिजिबल है और इतना नहीं है कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो जाए। तो कंक्लूजन ये है कि आप कभी भी काफ को 2 से ज्यादा मरतबा दूध ना पिलाएं। इट विल कॉस्ट मोर मनी, मोर लेबर। तो इस हवाले से ये जो अभी तक साइंटिफिक डेटा इसकी ये कंक्लूजन है। बल्कि हम तो ये कहते हैं आप 2 मरतबा भी ना पिलाएं, 1 मरतबा पिला दें। आप 2 मरतबा भी ना पिलाएं, आप 1 मरतबा पिला दें। वो सेम जो शाम पिलानी है आप 6 लीटर सुबह ही पिला दें, तो फर्क कोई नहीं पड़ता, काफ वो इक्वली ग्रो करेगा। बस ये हो जाएगा जो अबोमिज्म के में कर्ड बनना है वो छोटा बनना है, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा बन जाएगा, और काफ को स्लोली वो रिलीज कर देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूट्रिएंट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। और ये एक स्टडी से जो 2019 में हुई, ये मेरे कोलीग थे सरडाना और डॉक्टर हाइंड्रिक्स के साथ, इन्होंने पब्लिश की। तो इसमें इस ग्राफ में 2 काफ्स को रिप्रेजेंट किया गया है, एक जिसको 1 डे दूध पिलाया गया और एक काफ को जिसको 2 डे दूध पिलाया गया है। एक्स एक्सिस इंडिकेट करती है काफ की एज को, वाई एक्सिस इंडिकेट करती है काफ के स्टार्टर इनटेक को। तो आप देखें दोनों में क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी 6 लीटर है, एक को 1 मरतबा और एक को 2 मरतबा। तो जिसको 1 मरतबा, तो दोनों को आप देखें स्टार्टर इनटेक पे कोई फर्क नहीं है, और एवरेज डेली गेन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं है।
तो आप दूध एक मरतबा भी पिलाएं तो वो कोई नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और अगेन ये ग्रोथ रेट के ऊपर भी है डाटा, ठीक है। आप एक मरतबा दूध पिलाएं या 2 मरतबा दूध पिलाएं, एवरेज डेली ये नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। इवन कि हम युवास में भी इसके ऊपर भी काफी कुछ 1 साल से रिसर्च कर चुके हैं, तो उसके भी रिजल्ट्स ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अगेन ये अगली जो स्लाइडें हैं ये वाइंड अप स्लाइडें हैं कि फॉरेज खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए फॉरेज के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार एड्रेस कर रहा हूँ कि अब जब फील्ड में जाएंगे तो आपको ये पूछे जाएंगे पट्ठे डालें ना डालें। पट्ठे उतने ही डालें माइनर सी क्वांटिटी में, 5% ड्राई मैटर का, थोड़ी सी एक मुट्ठी भर तूड़ी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 50 ग्राम काफ के लिए इनफ होगी, ठीक है। पर ज्यादा जो आपका जोर होना चाहिए वो वनडे के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और काफ को की रेयरिंग जो है या वीनिंग कब करनी चाहिए, वीनिंग जो है आप कॉमनली कर सकते हैं जब उसको तकरीबन 600 से ग्राम से लेके 1 किलो वंडा खाने पे आ जाए, तो वो तकरीबन 6 हफ्ते पे काफ को इजीली आ सकता है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ को आपको ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा वनडे का आपको फ्रेश रखना पड़ता है। ये नहीं है कि वनडे में पानी पड़ा हुआ है और स्मेली हो गया है और काफ को कंप्लेन करें, ब्लेम करें, काफ तो खाता ही नहीं है। तो जैसा देंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात होगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट करेंगे तो आप बहुत सारी पैसे बचा सकते हैं। टेक होम मैसेज क्या है? फोकस ऑन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिजीज. Early weaning is necessary for economical calf training. Rearing for economical or early weaning, solid feed intake plays a critical role, क्योंकि solid feed intake ही तो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रही है। तो काफ को बाकी ये काफ को रेयर करने के 100 डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। अगर आप काफ के हेल्दी हैं, इकोनॉमिकल हैं, तो सारे के सारे मेथड ठीक हैं। तो कोई नहीं है कि एक ही है स्लॉट, उसके अलावा दूसरे मेथड यूज नहीं किया जा सकते। तो ये लास्ट स्लाइड है। लास्ट ईयर मई में सही है, जब कोविड था और ये मेरे एडवाइजर और उसकी मिसेज फेयरवेल देने के लिए आए, तो आज ये सिचुएशन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर सेम पाकिस्तान में सिचुएशन है। तो ये एक तरह का टेक होम मैसेज भी है कंसिडरिंग द करंट कोविड और कोरोना वायरस सिचुएशन, कि अभी भी हमें एहतियात की ज़रूरत है, लाइफ इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि हम इंडिया में देख चुके हैं, थिंग्स आर गेटिंग मेसी, ठीक है। तो अभी भी हमें एहतियात का दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और हम तमाम जो भी SOPs हैं गवर्नमेंट के, उस हवाले से उस पर अमल करें और अल्लाह ताला हमारे सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैं जो माइक है वो हैंड ओवर करता हूँ आफाक के। कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। सर पूछना था कि जो वनडा है सर, वो सर कैसे कैसे बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है काफ के लिए? आप जितना काफ खाता है उतना उसको खिलाएं, आपकी कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम खाएं, ठीक है। आप डेली उसको रखें, जी। मतलब इतना रखें जितना काफ को एड लिबिटम दें। मतलब ये ना हो जाए कि आप इतना ज्यादा डाल दें और वो उसमें मक्खियां हो और पानी पड़ा हो और वो स्मेली हो, मस्ती हो, वो नहीं होना चाहिए। पर आपने लिमिट नहीं करना, जितना काफ खाएगा उतना ही अच्छा है। और सर ये स्टार्टर है जो, ये दूसरे दिन से ही खिलाने लग जाए? हाँ जी, स्टार्टर आप दूसरे दिन से देना शुरू, जितना शुरू से देना शुरू कर देंगे, शुरू में काफ को पहले 2 वीक को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। पर आप जितना जल्दी रखना शुरू कर देंगे, जितना जल्दी उसका एक्सपोजर देना शुरू कर देंगे, उतना ही काफ फायदा होगा। आप शुरू में एक मुट्ठी भरें, ठीक है, और काफ के मुंह में देना स्टार्ट करें, तो काफ थोड़ा सा वो ट्रस्ट शो करना शुरू कर देगा। तो वो अगर आप सीरियसली, अगर काफ को ट्रेन किया जा सकता है, अगर आप जितनी एफर्ट करेंगे उतना ही आप रिवार्ड लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी, मैंने ये अहमद पूछा अहमद सर, अहमद एड बोल रहे हैं। लिबिटम खा रहे हैं तो उसमें एसिडोसिस के चांसेस नहीं होंगे? किसके? नहीं, एसिडोसिस इतना इनटेक होता नहीं है कि एसिडोसिस हो जाए, ठीक है। और एसिडोसिस के हवाले से अगर होने के चांसेस हों भी सही, ठीक है, जो हमने उसका नेगेटिव इफेक्ट देखा है वो कैराटोसिस के ऊपर है। तो उसमें हमने उसमें जो टेक्सचर्ड स्टार्टर दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं कि अगर एसिडोसिस को नेगेटिव इफेक्ट हो तो होल ग्रेन हो, तो उसको उसके नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर कर दे। और अगर आप पैलेटेड दे रहे हैं या ग्राउंड ग्रेन दे रहे हैं, तो अगर आप जो है 50 ग्राम 5% डाइट का वो दे दें,
क्या नाम है, आप ग्रास हे दे दें या आप व्हीट स्ट्रॉ दे दें, तो वो उसको काउंटर कर लेगा। शुरू में काफ इतना खाता ही नहीं है कि वो एसिडोसिस के ऊपर हो। एसिडोसिस का इशू जो है 3-4 महीने तक नहीं रहता। ये जाके जब एसिडोसिस का इशू जो है तीसरे चौथे महीने रहता है, और वो भी फिर डिपेंड करता है कि फिजिकल फॉर्म क्या है डाइट की। अगर आप 5 से 10% इंक्लूड कर रहे हैं ड्राई रफेज, तो डेट इज गुड इनफ टू काउंटर एसिडोसिस। सर ये जो क्रीप फीडिंग का कंसेप्ट है सर ये तो सेम टू सेम तो मिलता जुलता ही है सर। इसमें मतलब उसमें भी तो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होगी सर। ये कंसेप्ट सेम ही है सर फिर क्रीप फीडिंग और अगर हम देखें इसको एक कंपैरिजन में। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सेम ही है। क्रीप फीडिंग में माँ के साथ होता है, ये फिर हमारा डेयरी एनिमल है तो हम बच्चे को सेपरेट कर लेते हैं। तो और आइडिया दोनों में यही होता है, कंसंट्रेट फीड करें और जानवर का ह्यूमन डेवलपमेंट हो, और सारा सेम है। अहमद, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, मैंने पूछना था जो हम कंसंट्रेट उसे ऑफर करें सर, तो उसमें प्रोटीन सोर्स जो हम ऐड करें तो प्रोटीन सोर्स किसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है, या सोयाबीन ज़रूरी है, कोई दूसरा प्रोटीन सोर्स हम यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं आप। अभी रिसर्च आ रही है, पिछले दिनों भी एक आर्टिकल आया, आप सोयाबीन और कनोला का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। तो सोयाबीन हो सकता है कि शुरू में, मतलब अगर आप सोयाबीन भी यूज करेंगे तो आपको रिटर्न नेगेटिव नहीं आएंगे। मतलब खर्चा हो सकता है ज्यादा हो, आपको महसूस हो कि यार महंगा हो गया, 60 रुपए 65 रुपए का वंडा बन रहा है, पर वो आपका जानवर इतना खाता ही बहुत थोड़ा है। और उसके रिलेटिव आप अगर देखें, मिल्क फीडिंग के हवाले से देखें, तो उसको आपको फिर भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप सोयाबीन और कनोला को, दोनों को आप हाफ एंड हाफ कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर अगर ड्यूरिंग काविंग सर काफ ऑर्फन हो गया है, उसकी डैम की डेथ हो गई है किसी भी तरह से, कोई एंडोटॉक्सिक शॉक हो गया है लाइक डिस्टोकिया में, या कोई हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, डेथ हो गई है, अब कोलोस्ट्रम अवेलेबल नहीं है, तो सर उसके लिए अब क्या स्ट्रेटेजी है, उसको कैसे अब हम ग्रो करेंगे? कोलोस्ट्रम तो जरूरी है उसकी लाइफ के लिए। बेटा काफ माइंड नहीं करता अगर आप उसको उसकी खाला का कोलोस्ट्रम पिला दो। काफ को कोई सर पता अगर नहीं है वो कि भी ना उसकी माँ अवेलेबल हो सर क्योंकि 8 घंटे के अंदर जो पिलाना है है। उसको सर, मैक्सिमम रिजल्ट तो तभी अचीव होगा 8 घंटे के अंदर पिलाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन तभी हो सकती है। सर एक ऐड करना चाहूंगा सर, एक चीज अगर आप टास्क। अलाउ करें सर। जी बेटा। सर वो लास्ट टाइम मैंने केस देखा था सर, तो उसमें ना वो मदर जो थी वो मतलब उसको यूथनाइज कर दिया गया था, मतलब वो एंड टू डेथ करीब थी, तो उसका सर क्लोस्ट्रम निकाल लिया गया था और वो इस बच्चे को पिला दिया गया था सर। हाँ नहीं, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो अच्छा है। अब अगर जो अफहाद सिचुएशन ये बता रहे हैं कि अगर बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं बचती है कोलोस्ट्रम की, तो उसमें फिर अब फ्यूचर में मार्केट जो है ना, कोलोस्ट्रम रिप्लेसर्स आ जाए, यस सर, यस ये या होना चाहिए कोलोस्ट्रम जिसमें सप्लीमेंट्स आ जाए एंटीबॉडीज मार्केट में। एंटीबॉडीज होनी चाहिए सर। हाँ जी, आ और सर जाएंगे, आ अगर जाएंगे, अगर ये पहले जो जरूरत, अगर कोलेस्ट्रॉल मार्केट की डिमांड रहे। सर अगर पहले किसी ने पार्चुरेशन की है या पार्चुरेशन का वो सीजन है, तो हम कोलेस्ट्रॉम को सर फ्रीज करके फिर था करके यूज कर सकते हैं? जी बेटा, कर सकते हैं, ऐसे ही होता है फार्म्स के ऊपर। और सर एक चीज़ थी कि हम डेयरी में के जानवरों को काफ्स को सेपरेट कर देते हैं सर, उनकी जो मदर काऊ है तो सर वो दूध नहीं देती इधर जो जनरली होता है स्मॉल फार्मिंग में। सर वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं अगर हमने काऊ को सेपरेट कर दिया? काफ को आपने सेपरेट कर दिया किससे, और मदर्स दूध नहीं देती? यस सर। हाँ, ये हमारी देसी काउस में थोड़ा इशू होता है, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट नहीं की उनको स्पेसिफिकली उस पर्पज के लिए कि हम उनको सेपरेट करें। ठीक है। तो वो उसमें थोड़ा हमारा इशू रहता है। तो वो अगर वो हम नहीं भी है तो मदर के नीचे से पिला दें, आप सफिशिएंट क्वांटिटी पिला दें, जितनी मदर के नीचे से पीता है वो अच्छा है। ठीक है, वो मतलब आइडिया तो ये है कि वो जाना चाहिए उसके अंदर। बेशक मदर के नीचे से डायरेक्ट शक्ल करके पी ले, या आप पिला दें। थैंक यू। थैंक यू। और सर ये ऑक्सीटोसिन के वो इंजेक्शन वायल मिलती है, वो लगा देते हैं, वो यहाँ पे यही प्रैक्टिस चल रही है। हाँ जी, ठीक है, मतलब जैसे भी है, अगर आप कोलोस्ट्रम पीना चाहिए जैसे मर्जी पिए, वंडा खाना चाहिए जैसे मर्जी हो,
ठीक है, प्री वीनिंग काफ में 2 मैसेज है, एक तो कोलोस्ट्रम पिलाओ और एक वंडा खिलाओ। इम्यून बूस्टर किस एज में देते हैं वो आप दे सकते हैं, काफिंग के फौरन बाद ही देख सकते हैं, और दूसरे तीसरे दिन विटामिन A, D3 वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं, डिपेंड करता है स्ट्रेसफुल टाइम कितना है। अगर सर्दियों में है तो वो सनलाइट और का एक्सपोजर कम होता है तो विटामिन D मिलने की चांसेस कम होते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं उसको। जी क्लोस्ट्रम के बाद जी वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि क्लोस्ट्रम प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी मतलब वो उसकी एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मिल रही हैं। तो इन एंटीबॉडीज की एक सर्टेन हाफ लाइफ होगी। ये हाफ लाइफ का मतलब है कि वो तकरीबन उसको 2 से 3 हफ्ते तक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। 2 से 3 हफ्ते के बाद उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो आप 2 से 3 हफ्ते के बाद काफ को वैक्सीन करना स्टार्ट कर दें और उसमें वो फिर टाइटर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये का जो क्लोस्ट्रम है ये 2 से 3 हफ्ते तक इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। क्योंकि अगर आप तमाम जो पैथोजेंस देखें, इकोलाई, साल्मोनेला, रोटा, कोरोना, कॉक्सीडिया खैर 3 हफ्ते के बाद आता है, क्रिप्टोस्पोरिडिया, ये जो डायरिया के जो मेन पैथोजेंस हैं वो 2 से 3 हफ्ते में ही होते हैं। तो अर्ली जो काफ डायरिया है, जो मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ डेथ होती है काफ की, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे देता है। फिर बाद में फिर आप जो है वो काफ सर्वाइव कर जाता है। अब CMR है, मिल्क रिप्लेसर है, मिल्क रिप्लेसर आप स्टार्ट कर सकते हैं 3 हफ्ते के बाद। कुछ लोग अर्ली भी स्टार्ट कर लेते हैं, कॉस्ट पे डिपेंड करता है, बट अगर आपने सेफली चलना है तो आप 3 हफ्ते के बाद जो है ना काफ को मिल्क रिप्लेसर पे ले आए। ठीक है, और शुरू वाले पहले 3 हफ्ते दूध पे रखें तो वो अच्छा है, क्योंकि जब वो वल्नरेबल टाइम में डायरिया के लिए तो वो आप जितना पास ऑन कर लेंगे तो उतना ही उस हिसाब से। वैक्सीनेशन आप जो है 3 हफ्ते के बाद आप स्टार्ट कर लें तो डेट इज गुड। काफ डायरिया नहीं होता कि अगर आप 6 लीटर या 4 लीटर दूध पिलाएं, या अगर काफ हेल्दी है, उसकी गट हेल्दी है, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है पहले, तो हेल्दी जानवर को डेथ नहीं होती और डायरिया नहीं होता दूध से। अगर अनहेल्दी है, अगर पहले ही कोई इन्फेक्शन है तो फिर जाके होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कोई और? अगर नहीं तो आफाक आप दोबारा कंफर्म यस कर लें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सर, वाइंड अप कर लें। सर एक क्वेश्चन पूछा है लड़के ने, सर एट फायर डेयरी फार्म वी स्टार्टेड CMR एट थर्ड वीक। ठीक है, सर हाँ ये जी, क्वेश्चन है सर ठीक है, वो एग्जैक्टली हाँ जी, वो उनका कमेंट है, वही तो कह रहे हैं कि आप तीसरे वीक पे आइडियली आप CMR कर सकते हैं, क्योंकि पहले 3 हफ्ते सेकंड से थर्ड वीक तक होता है वल्नरेबल टाइम होता है टू पैथोजेंस काजिंग डायरिया। तो जब वो टाइम गुजार दें तो फिर उसके बाद अगर आप आ भी जाते हैं CMR के ऊपर तो इट्स फाइन। ठीक है, तो वो काफी कॉस्ट बचा जाता है। जिस तरह आज कल मिल्क की अगर दूध प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो वो कोई नहीं है। ठीक है, डायरिया मतलब अब CMR में थोड़े और इश्यूज होते हैं। CMR में होता है कि उसकी मेकिंग प्रॉपर हो। फिर ये है कि अगर मिल्क में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो मिल्क में और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो मिल्क रिप्लेसर में ना थोड़ी सी, अब मिल्क रिप्लेसर की भी ना बहुत सारी टाइप्स हैं। बाद में वो रिक्वायर्ड चीजें फैटी एसिड्स डालते हैं जो मिल्क में होते हैं, तो वो उनको डायरिया वगैरह के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं, बाज में नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम अच्छा है और हाइजेनिक है और इंटेंसिव नहीं है, ओवर क्राउडिंग नहीं है, ठीक है, तो आप मिल्क रिप्लेसर आपके साथ सफर नहीं करेगा। पर अगर आपको रिस्की है, आप उसका प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे, चीजें इश्यूज हैं, तो फिर जो है आप क्या करें, आप जो है उसको मिल्क पे ही रहें तो बेहतर है। ठीक है, फिर इसकी तरफ नहीं आ सकेंगे, क्योंकि थोड़ी सोफिस्टिकेशन, थोड़ी उस प्रिपरेशन मिल्क रिप्लेसर में चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपका सिस्टम में क्या चीज फिट होती है। कोई वन आंसर नहीं होता हर प्रॉब्लम का, अकॉर्डिंग टू आपका सिस्टम, आपके ऊपर, आपके पास टाइम कितना है। ऑब्वियस बात है, मिल्क रिप्लेसर लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, बनाएंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, सर्दियों के दिन है, फिर वो टेम्परेचर डाउन ना हो जाए, सारा सिलसिला है, तो वो एक काफी ज्यादा हेडेक हो सकती है। और अगर आप कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी एफर्ट भी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। We have some concluding remarks from Myra Gul. So over to Myra Gul. Okay. It's a very fascinating and engaging session.
On behalf of my team, I would like to thank Dr. Zanfar Chishti for not only sharing your invaluable time, but also enlightening us with your knowledge that would really help us to clear our concepts regarding pre-weaning calf nutrition. We really owe you a lot, sir. And now I would like to thank to all of you guys for being here today and took this session in an interesting way. I hope all of you got a lot of knowledge by this session. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir.